हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इस ग्राफ को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So now as we see here we take टू एक्सेस। यहाँ हम दो एक्सेस ले रहे हैं और यहाँ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सो हम प्लॉट करेंगे इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को अलोंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सो स्ट्रेस को हम लोग लेंगे अलोंग वाई एक्सेस एंड स्ट्रेन को हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सेस। और यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट है एक्सिस ओ। सो स्ट्रेस को लेंगे वाई एक्सिस अलोंग एंड स्ट्रेन इज आवर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। सो हमारा पहला पॉइंट होगा पॉइंट ए। इस पॉइंट में एक्चुअली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जहाँ पर स्ट्रेस इंक्रीज करने से हमारा स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेन के इंक्रीज करने से स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। ये एक्चुअली 45 डिग्री का एंगल नहीं होगा, ये थोड़ा सा 45 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। इस पॉइंट का एक्चुअली इस लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ए से ओ पॉइंट तक, इस लाइन का सिग्निफिकेंस वैसा वैल्यू नहीं है, इस पॉइंट का वैल्यू है। क्योंकि इस पॉइंट में हम देख सकते हैं दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग क्या है? इस पॉइंट में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो दिस ए पॉइंट इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, या फिर जो स्ट्रेस का ये लिमिट है, यानी कि इस लिमिट तक के स्ट्रेस को भी हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, और उसके बाद अगर हम स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं और अगर हम फर्दर इस ग्राफ में मूव करेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा पॉइंट बी। इस पॉइंट में थोड़ा सा केस अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इस पॉइंट में ऐसा होगा कि स्ट्रेस को थोड़ा सा इंक्रीज करने की वजह से स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। सपोज दैट हमारे पास एक स्प्रिंग है। अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, सपोज एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करने से ये थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेच होने लगेगा। ओके, लेकिन ये स्ट्रेच होने के बाद फिर से जब हम लोग इससे स्ट्रेस को विड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट पे जब हम स्ट्रेस को विड्रॉ कर लेते हैं, तब ये फिर से अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करने के बाद वापस आ जाता है। मतलब यहाँ ये इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और इस पॉइंट को, इस बी के पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट का पॉइंट कहते हैं। क्योंकि इस पॉइंट तक ही सिर्फ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट को अगर फर्दर हम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इलास्टिक लिमिट। एंड द रीजन, इस रीजन को ओ से बी तक के इस पूरे रीजन को हम कहेंगे इलास्टिक रीजन। ओके, सो और फिर हम आगे इस कर्व में अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस के इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। कैसे? अब देखते हैं। अब इस रीजन के बाहर, यानी कि इस रीजन को जब बी से हम सी में आ रहे हैं, तब ये बी पॉइंट तो हमारा इलास्टिक लिमिट है, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज कर देता है। ओके, और इस बी पॉइंट को हम यील्ड लिमिट भी कहते हैं। यील्ड का क्या मतलब है? लास्ट पॉइंट, यानी कि ये वो लास्ट लिमिट ऑफ क्या? लास्ट लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि इस बी पॉइंट के बाद वो ऑब्जेक्ट अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। क्यों ख़त्म कर रहा है? क्योंकि अब हम जब उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तब वो डीफॉर्मिंग फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है। सो अगर हम
इस कर्व में फर्दर मूव करते हैं सी पॉइंट तक, तब ऑब्जेक्ट को या फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच तो कर रहे हैं। सपोज हमने उस स्ट्रिंग को 5 मीटर तक स्ट्रेच किया, तो अगर वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता तो उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगता और वो फिर से 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जितना भी हम ले रहे हैं उसका मेजरमेंट, वो उतना ही लेंथ फिर से कवर करता। ओके लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ अगर हम उसे 5 मीटर तक स्ट्रेच कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो 2 मीटर ही वापस आया, बाकी का 3 मीटर वैसा ही रह गया। सो यहाँ पर आगे कर्व में जब हम मूव करते हैं तब सी पॉइंट पर एक परमानेंट स्ट्रेन उसमें उस ऑब्जेक्ट में ये इंक्लूड हो रहा है। एक परमानेंट स्ट्रेन आ जा रहा है उस ऑब्जेक्ट में। मतलब हमने अगर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक स्ट्रेच किया तब वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए, लेकिन वो आया कहाँ तक, यहीं तक आया। यहाँ तक का डिस्टेंस वो कवर नहीं कर सका क्योंकि उसमें अब इलास्टिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है बी पॉइंट के बाद। और सी पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट में एक परमानेंट स्ट्रेन की का नेचर आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट में। ओके और सी के बाद अगर डी तक हम स्ट्रेन को फिर से इंक्रीज करते हैं और तो इस बी पॉइंट तक तो इलास्टिक रीजन था वो, अब बी से लेकर के डी तक का जो रीजन है वो होगा प्लास्टिक रीजन। क्यों होगा ये प्लास्टिक रीजन? क्योंकि जब बी तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हमने फोर्स लगाया डीफॉर्मिंग फोर्स, तब रीस्टोरिंग फोर्स लगने की वजह से वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गया। लेकिन सी पॉइंट पर क्या देख रहे हैं हम कि वो अपने ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल लेंथ में वो वापस नहीं आ सका। फर्दर जब हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया तब हम देख रहे हैं कि वो अपना इलास्टिक नेचर पूरी तरह से खो चुका है। सो इलास्टिक नेचर अगर वो खो चुका है वो ऑब्जेक्ट, तो उसे अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है। सो दैट नेचर इज नोन एज अ प्लास्टिसिटी। और बी से लेकर डी तक के रीजन को हम कहेंगे प्लास्टिक रीजन। ओके तो डी पॉइंट पर क्या हो रहा है, हम स्ट्रेन दे रहे हैं ऑब्जेक्ट में, हमारा स्ट्रेन लग रहा है और स्ट्रेन थोड़ा सा लगने की वजह से फिर से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब बहुत कम स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है थोड़े से समय में। सो ये यहाँ पर उसका मैक्सिमम लिमिट होगा स्ट्रेस का। अगर हम खींच रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं और उसका मैक्सिमम स्ट्रेस हमने उस ऑब्जेक्ट पर लगाया तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, लास्ट में वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अब वो इससे ज़्यादा स्ट्रेस और सह नहीं सकता, इससे ज़्यादा स्ट्रेस वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। सो दिस डी पॉइंट इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब क्या, इसके बाद अब उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस नहीं लग सकता। और अगर फिर भी हमने उस ऑब्जेक्ट पर, अब हम देखते हैं कि पॉइंट डी से पॉइंट ई में क्या चेंज हो रहा है। पॉइंट डी से पॉइंट ई में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। डी से ई तक के पोजीशन में क्या होगा, इवन जब हम स्ट्रेस को विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि स्ट्रेस अब इस ऑब्जेक्ट में नहीं लगाएंगे, तब भी वो ऑब्जेक्ट फ्लो करने लगेगा लाइक अ लिक्विड, क्योंकि अब तो वो टूट चुका है, उसके मॉलिक्यूल बहुत इतने ज़्यादा सेपरेट हो गए हैं स्ट्रेन लगने की वजह से। उस पर जब फर्दर स्ट्रेन लगाते गए तो अब धीरे धीरे जब हम लोग स्ट्रेन को विड्रॉ भी कर लेंगे या कम भी कर देंगे, तब उसके मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा दूर हो जाएंगे कि वो दिखने लगेगा और वो फ्लो करने लगेगा वो मटेरियल लाइक अ लिक्विड। और इस ई पॉइंट को हम कहेंगे रप्चर पॉइंट, यानी कि जो पूरी तरह से टूट गया हो। ओके जो रप्चर कर गया हो। ओके सो अगर हम यहाँ एक स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए ओ या फिर ओ ए, तो फिर इस स्लोप का वैल्यू क्या होगा, change in y-axis upon change in x-axis. So change in y-axis and change in x-axis actually क्या है, stress by strain, and we all know that stress by strain is known as modulus of elasticity. तो यहाँ हमने कुछ समराइज करते हैं फिर से इस ग्राफ को। इस ग्राफ में सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को हमने दो एक्सिस पर प्लॉट किया,
अलोंग वाई एक्सिस स्ट्रेस को एंड अलोंग एक्स एक्सिस हमने स्ट्रेन को प्लॉट किया। यहाँ हमने सबसे पहले देखा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ए पॉइंट है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि ए पॉइंट पर हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। उसके बाद जब हमने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया तब हमारा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और लेकिन स्ट्रेन बढ़ने की वजह से यहाँ पर फिर से जब डीफॉर्मिंग फोर्स लगा, डीफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट या फिर वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आया। मतलब ये क्या शो कर रहा है, अपना इलास्टिक नेचर। और इस पॉइंट को हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट, यानी कि इस पॉइंट के बाद वो अपना इलास्टिक नेचर वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा या कम होने लगेगा, ऐसा कह सकते हैं। टोटली ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा। और इस रीजन को, जहाँ पर ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के इस रीजन को हम कहेंगे इलास्टिक रीजन। अब जब हम इस इलास्टिक रीजन से आगे में स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट अपना इलास्टिक नेचर धीरे धीरे ख़त्म कर चुका होगा। इलास्टिक लिमिट के बाद अपना ऑब्जेक्ट वो इलास्टिक नेचर धीरे धीरे ख़त्म कर चुका होगा, इसीलिए उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आएगा। परमानेंट स्ट्रेन मतलब क्या, अब हमने जितना भी उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ सका, और इसीलिए उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया। अब आगे हम बढ़ेंगे सी पॉइंट से। अगर फिर से हम उसमें स्ट्रेन को इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते करते जब वो डी पॉइंट पे पहुंचा तब वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। मैक्सिमम स्ट्रेस होने की वजह से वो ब्रेक कर जाएगा डी पॉइंट पर आकर। वो ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस वो मैक्सिमम है, ब्रेकिंग पॉइंट उसे कहते हैं हम, जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ब्रेक करना स्टार्ट करता है। एंड बी से लेकर डी तक के रीजन को हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो उसका इलास्टिक नेचर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इस रीजन में हम देख सकते हैं, यानी कि जितना हमने फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म तो किया लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आया। जैसे पोजीशन पे हमने उसको डिफॉर्म किया उसी पोजीशन पे वो रह गया, इसीलिए ये रीज़न है हमारा प्लास्टिक रीजन। अब डी है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस इस पॉइंट के बाद जब देख रहे हैं हम लोग कि एक स्लोप आ रहा है, इस स्लोप में हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन हमने स्ट्रेस को इतना ही ज़्यादा बढ़ा दिया है डी पॉइंट के बाद। कुछ तो स्ट्रेस है, और तब ये मटेरियल के सारे मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे लाइक अ लिक्विड। इसका बिहेवियर मटेरियल के मॉलिक्यूल का इतना ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा, इतना दूर दूर हो जाएंगे इस मटेरियल के मॉलिक्यूल कि वो बिहेव करेंगे, वो फ्लो करने लगेंगे लाइक लिक्विड। और लास्ट पॉइंट जो हमारा ई पॉइंट है उसे हम रप्चर पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आकर वो मटेरियल रप्चर कर जाता है। और हमने लास्टली देखा एक स्लोप निकाला, स्लोप ए ओ विच इज़ इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और जो है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो आई होप कि मैं आप सबको समझा सकी हूँ इस ग्राफ के बारे में। अगर आप में से किसी को भी इस ग्राफ को समझने में या फिर इसमें थोड़े से कुछ भी डाउट्स हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।